गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो हम आज आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं। वो है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट ऑफ ए रिएक्शन। यानी रेट ऑफ रिएक्शन टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं एक बात करूं कि जैसे से किसी भी रिएक्शन में, जैसे N2O5 डिकम्पोजिशन ऑफ N2O5, हम जैसे जैसे इसका टेम्परेचर बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे इसके डिकम्पोजिशन में लगने वाला जो टाइम है वो क्या होता जाता है, कम होता जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन किस तरह से होगी ये हम जान लेते हैं। उस और ये रेट ऑफ रिएक्शन की जो टेम्परेचर डिपेंडेंस है उसको पढ़ने से पहले हम ये जान लें कि कुछ टर्म्स हैं जो हमारे पास बार बार आएंगी, उनके बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहला है टेम्परेचर कोफिशिएंट। व्हाट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट? ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट क्या है? ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है। रेट कांस्टेंट कितने टेम्परेचर पे? हम ये मान लेते हैं कि जो रेट 10 डिग्री टेम्परेचर डिफरेंस पर जो रेट कांस्टेंट की वैल्यू है उनके जो रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट बोलते हैं। तो अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे लेंगे तो ये अप्रोक्सीमेट कितना आता है, 2 आता है। इसका मतलब ये हुआ कि 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज करने पर या 10 केल्विन टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। डबल होने से इसका मतलब क्या हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन है, ये रेट ऑफ रिएक्शन अपन लिखते हैं इस तरह से, जैसे कि मान लीजिए A प्लस बी, इससे क्या बन रहा है C। तो रेट को अपन इसी तरह से तो लिख सकते हैं, रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट। तो रेट कांस्टेंट की वैल्यू 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होने पर क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। ठीक है, डबल हो जाने पे क्या होगा, रेट भी क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो रेट कांस्टेंट के बारे में मैंने आपको बताया, रेट कोफिशिएंट। दूसरा है एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। All the molecule of the reactants do not convert into products until unless they acquire or absorb a minimum amount of energy। यहां पे अपन एक एग्जांपल देते हैं। एक रिएक्शन है हमारे पास H2 प्लस I2 और इससे क्या बन रहा है हमारे पास, हाइड्रोजन आयोडाइड। इस रिएक्शन की बात करें तो इस रिएक्शन को अपन यहां ग्राफिकली देख सकते हैं। H2 और I2 इन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी कितनी है, पोटेंशियल एनर्जी इतनी है, लेकिन इनको प्रोडक्ट में HI में कन्वर्ट होने के लिए इनको कम से कम अपनी एनर्जी कितनी बढ़ानी पड़ेगी, इतनी एनर्जी इनको इंक्रीज करनी पड़ेगी। अगर ये एनर्जी इंक्रीज होगी, अगर ये मॉलिक्यूल्स इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे तो ही ये इस बैरियर को पार करके किसमें कन्वर्ट हो सकते हैं, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स, इस अमाउंट ऑफ एनर्जी को अपन क्या बोलते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। ठीक है, तो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन क्या है, एनर्जी एब्जॉर्ब बाय रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो जैसे जैसे ये एनर्जी इनको मिलेगी, वो एनर्जी किस फॉर्म में मिल सकती है, टेम्परेचर के फॉर्म में। हम उसको हीट प्रोवाइड करेंगे तो उनकी एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इंक्रीज होगी तो वो क्या होंगे, इतनी एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे और किसमें कन्वर्ट हो जाएंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जिसको कोई भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करते हैं टू गेट कन्वर्टेड इनटू, इसमें कन्वर्ट होने के लिए, प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है, जितने मॉलिक्यूल्स, वो मॉलिक्यूल देखिए, ये जो मिनिमम एनर्जी मॉलिक्यूल के पास इतनी एनर्जी होनी चाहिए। ठीक है, इतनी एनर्जी होनी चाहिए, तो वो जो एनर्जी है, ये एनर्जी कम से कम अमाउंट, वो एनर्जी का एनर्जी पजेस्ड बाय मिनिमम एनर्जी कह सकते हैं अपन इसको, और इसको अपन चाहे तो E0 से लिख भी सकते हैं।
minimum energy possessed by reactants to convert into products। ठीक है, यानी कम से कम वो एनर्जी जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास होनी चाहिए ताकि वो किस में कन्वर्ट हो जाए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाए। तो उस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी पजेस्ड बाय मॉलिक्यूल, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस समझिए। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब्ड बाय द मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। और ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या है? मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द that is possessed by the molecules to convert into, यानी ये पूरा क्या है, अपन ये कह दें कि ये क्या है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? एक्स्ट्रा एनर्जी जो मॉलिक्यूल ने एब्जॉर्ब करी है अपनी एनर्जी को थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर पहुंचाने के लिए, उसको अपन क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसके अंदर क्या था, डिफरेंस था। अगला देखो, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। जब भी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी इंक्रीज होती है तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट है वो मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, यानी मूवमेंट के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए? काइनेटिक एनर्जी। और इस काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो क्या करेंगे? कोलाइड करेंगे। ठीक है, और वो जब कोलाइड करेंगे तो कोलिजन होगी, और कोलिजन से वो किस में कन्वर्ट होंगे? प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। ठीक है, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी है, हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी, है ना? हर एक मॉलिक्यूल के पास अपनी काइनेटिक एनर्जी होगी। लेकिन अगर इस ग्राफ को अपन देखें कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये है और काइनेटिक एनर्जी ये है, तो यहाँ पे जो फ्रैक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या है? इतनी है। तो ये जो फ्रैक्शन है, मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है वो ये एनर्जी है। तो उस काइनेटिक एनर्जी को अपन क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी। मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी क्या है? काइनेटिक एनर्जी पजेस्ड बाय मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल्स, और द अपन कहते हैं कि हाईएस्ट फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल, यानी मॉलिक्यूल्स में से ज्यादातर मॉलिक्यूल जिनकी एनर्जी, जितनी काइनेटिक एनर्जी होगी उसको अपन क्या बोल देंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, देखो इससे कम और ज्यादा वाले मॉलिक्यूल्स का जो फ्रैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? कम होता जा रहा है। और इससे ज्यादा वालों का वो भी फ्रैक्शन धीरे धीरे क्या हो रहा है? हमारे पास कम होता जा रहा है। ठीक है, लेकिन ये वाली जो एनर्जी है इसका फ्रैक्शन क्या है? मैक्सिमम है, इसलिए इसको अपन क्या बोलेंगे? मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, अगली जो बात है वो है हमारे पास एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। क्या है एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स? एक देखो, इस रिएक्शन से मैंने समझाने की कोशिश करी है कि जब भी ये जो मॉलिक्यूल होंगे ये कन्वर्ट होंगे किसके अंदर? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है, प्रोडक्ट्स की एनर्जी क्या है? कम है। तो जब ये कन्वर्ट होंगे तो ये डायरेक्टली इसमें कन्वर्ट नहीं होते, इसके बीच में क्या बनती है? एक अनस्टेबल हाई एनर्जी वाली स्पीसीज बनती है। जैसे अपन ये कहते हैं आई, पहले क्या था हमारे पास? देखो ये बॉन्ड थे, क्या होगा? धीरे धीरे ये बॉन्ड तो क्या होंगे? ब्रेक होंगे, और धीरे धीरे क्या होंगे? ये नए बॉन्ड बनेंगे। तो एक ऐसी अनस्टेबल स्पीसीज बनेगी जिसके अंदर नए बॉन्ड्स बन भी रहे होंगे और पुराने बॉन्ड्स टूट भी रहे होंगे। इसकी एनर्जी क्या होगी? बहुत हाई होगी। इस हाई एनर्जी वाली जो इंटरमीडिएट स्पीसीज है उसको क्या बोलेंगे अपन? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। इसके बारे में देखो, मैं एक बात बता दूं आपको, ये क्या होते हैं? अनस्टेबल है, और इनकी एनर्जी क्या होती है? हाई एनर्जी होती है। ठीक है, इसके बाद में ये किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये जो हाई एनर्जी वाली इंटरमीडिएट स्पीसीज बनती है, इस इंटरमीडिएट स्पीसीज को ही क्या बोलते हैं अपन? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, तो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स क्या है? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स इज द इंटरमीडिएट अनस्टेबल स्पीसीज ऑफ हाई एनर्जी which convert into products later। ठीक है, इसको अपन क्या बोलेंगे? एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखो टेम्परेचर डिपेंडेंस अपन ने एक बात जानी कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ये हमने एक दो एग्जांपल से अपन ने देखा।
किसी भी रिएक्शन की रेट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। जैसे अपन कार्बोनोफोर और ऑक्जेलिक एसिड की बात करें तो डीकलराइजेशन ऑफ कार्बोनोफोर होगा, अगर हम हॉट वाटर लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, डीकलराइजेशन जल्दी होगा, अगर अपन कोल्ड वाटर लेंगे तो डीकलराइजेशन स्लो होगा। ठीक है, तो ये अपन ये जनरल कह सकते हैं, लेकिन कितना इंक्रीज होगी ये बताने के लिए अपन किसका यूज करेंगे, आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन का यूज करेंगे। आर्हेनियस इक्वेशन क्या है, ये रेट कांस्टेंट k है, इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, ए ई माइनस ई ए अपॉन आर। ये आर्हेनियस इक्वेशन है। यहां पे क्या है, k क्या है, k इज रेट कांस्टेंट, ई ए क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है, ए क्या है, आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस फैक्टर, या फिर इसको अपन क्या कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर भी कह सकते हैं, फ्रीक्वेंसी फैक्टर। ठीक है, आर क्या है, गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, तो ये इस इक्वेशन से अपन क्या करें, इस इक्वेशन से अपन ये पता लगा सकते हैं कि टेम्परेचर के ऊपर किस तरह से कोई भी जो रिएक्शन है उसकी रेट कैसे चेंज होगी, क्योंकि रेट कांस्टेंट कैसे चेंज होगा, रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में हमें ये क्या बता रहा है, रिलेशन बता रहा है। तो रेट कांस्टेंट और टेम्परेचर में जो रिलेशन है, अगर हमारे पास रेट कांस्टेंट की वैल्यू पता जाएगी तो हमें पता है कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट कांस्टेंट। रेट कांस्टेंट बढ़ेगा, रेट कांस्टेंट बढ़ेगा तो रेट कांस्टेंट के बढ़ने से रिएक्शन की जो रेट है वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज हो जाने से हमें पता चल जाएगा कि कोई भी जो रिएक्शन है वो किस तरह से क्या हो रही है, उसकी रेट इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब अपन ये देखते हैं कि इस रिएक्शन से हमें कैसे पता चलेगा। देखिए ये एक ग्राफिकल हम समझ सकते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन या फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है जो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होते हैं, उनका नंबर टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है। तो ये दो ग्राफ दिए गए हैं, किसके बीच में, काइनेटिक एनर्जी और फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में। ये जो फर्स्ट ग्राफ है ये कितने टेम्परेचर पर, T डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉ किया गया है। ये जो सेकंड ग्राफ है ये किस पे ड्रॉ किया गया है, T + 10 डिग्री सेल्सियस पर ड्रॉ किया गया। ठीक है, हम ये मान लेते हैं कि दिस मच ऑफ एनर्जी, इतनी काइनेटिक एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स इनटू मॉलिक्यूल्स, यानी इतनी एनर्जी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए चाहिए। अब इससे ज्यादा एनर्जी होगी, वही जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो किस में कन्वर्ट होंगे, प्रोडक्ट में। यानी ये जो फ्रैक्शन, ये ग्राफ के नीचे का ये जो एरिया है ये हमें क्या दिखा रहा है कि T डिग्री सेल्सियस पर इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होगा। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया है तो 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज करने पर टेम्परेचर कितना हो गया, T + 10 डिग्री। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 50 डिग्री है तो ये कितना हो गया, 60 डिग्री, ये 70 है तो ये कितना हो गया, 80 डिग्री। तो इस पे अपन देखें तो ये जो ग्राफ है, देखो यहां से तो नीचे चला गया लेकिन आगे कहां पे शिफ्ट हो गया, इस ग्राफ के ऊपर। यानी एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके नंबर में इतना एरिया क्या हो गया, और ऐड हो गया। इसका मतलब इतना फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स का और किस में कन्वर्ट हो सकता है, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो सकता है। लेकिन जो टोटल एरिया होगा ग्राफ के नीचे का, जो टोटल एरिया होगा वो क्या रहेगा, दोनों तरफ सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे। सिर्फ क्या चेंज हो रहा है कि जो वो मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनके पास क्या थी, एक्टिवेशन एनर्जी से ज्यादा काइनेटिक एनर्जी थी और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो। ठीक है, सो व्हेन वी इंक्रीज द टेम्परेचर व्हाट हैपेंस, द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग काइनेटिक एनर्जी ग्रेटर देन एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीजेस, दैट्स व्हाई द रेट ऑफ रिएक्शन आल्सो इंक्रीज। ठीक है, यानी जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो मॉलिक्यूल जिनके पास काइनेटिक एनर्जी के बराबर या उससे ज्यादा एनर्जी है
उनका नंबर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा मॉलिक्यूल किस में कन्वर्ट होंगे, रिएक्टेंट के प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे और रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अगर अपन आर्रीनियस इक्वेशन की बात करें तो आर्रीनियस इक्वेशन अपन यहां से देख सकते हैं कि ये हमारे पास आर्रीनियस इक्वेशन है, k इज इक्वल टू a e रेज टू पावर माइनस e a अपॉन RT। ये मैंने बताया आर्रीनियस फैक्टर है, ये रेट कांस्टेंट है, एक्टिवेशन एनर्जी गैस कांस्टेंट, और ये क्या है, टेम्परेचर T है। ठीक है, अगर अपन इस इक्वेशन को क्या करें, क्या कर दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देते हैं, तो इसका तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट का नेचुरल लॉग, नेचुरल इंटीग्रेशन। ठीक है, ये अगला नेचुरल लॉग a माइनस ई ए अपॉन आर टी। ठीक है, अगर इसके अकॉर्डिंग हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ग्राफ में रिप्रेजेंट करें, ठीक, तो यहां आप एक बात देखिए कि ये जो ग्राफ है ये क्या है, अपन ये कह दें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसा ग्राफ है। ठीक है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये y हो गया, ये क्या हो गया mx, और ये क्या हो गया c। तो अगर इस ग्राफ को हम देखें तो ये जो रेट कांस्टेंट है ये तो किसको बताएगा, ये इंटरसेप्ट, किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं अपन, नेचुरल लॉग के और किसके बीच में, 1 अपॉन टी के बीच में। ठीक है, तो 1 अपॉन टी और लॉग के, या फिर अपन कहते हैं कि नेचुरल लॉग के, इसके बीच में अपन अगर ग्राफ ड्रॉ करें तो ये जो है ये क्या आएगा, इसका इंटरसेप्ट आएगा। ये इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा, इतना, ये इंटरसेप्ट किसको रिप्रेजेंट करेगा, लॉग ए को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस ग्राफ का स्लोप क्या आएगा, इस ग्राफ का जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस ई ए अपॉन आर। तो ये जो स्लोप है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, माइनस ई ए अपॉन आर को रिप्रेजेंट करेगा, और इस जो स्लोप होगा इसका कैसा स्लोप होगा, ये नेगेटिव स्लोप इस ग्राफ का होगा। ठीक है, तो इसको ग्राफिकली अपन ऐसे समझ सकते हैं। अगर इसको अपन लॉग में कन्वर्ट करेंगे तो log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, log बेस 10 में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसको log के, ये क्या हो जाएगा, log a, यहां पे क्या हो जाएगा, इसको log a में कन्वर्ट करने के लिए 1.2.303 से क्या कर देंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर हो जाएगा। अब हम ये देखना चाहते हैं कि दो जो डिफरेंट टेम्परेचर हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम जो रिएक्शन का जो रिएक्टेंट का जो मिक्सचर था वो पहले अपन ने उसको किस टेम्परेचर पे लिया, T1 पे, फिर अपन ने उसका टेम्परेचर इंक्रीज करके क्या कर दिया, T2 कर दिया, है ना। तो हम ये देखते हैं कि T1 टेम्परेचर के ऊपर अगर इस इक्वेशन को लिखना हो तो अपन लिख देंगे log K1 इज इक्वल टू log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT1। ऐसे ही अपन इसको किसके लिए लिख देंगे, टेम्परेचर T2 के लिए लिख देंगे। T2 के लिए क्या आ जाएगा, log K2 log A माइनस EA अपॉन 2.303 RT2। ठीक है, अगर अपन इस इक्वेशन 3 में से क्या कर दें, इक्वेशन नंबर 2 को क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दें। ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, देखो क्या आ जाएगा हमारे पास, log K2 माइनस log K1, यानी लेफ्ट हैंड साइड को अपन किस में से, लेफ्ट हैंड साइड में से क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो अपन ये लिख सकते हैं log A माइनस ई ए अपॉन 2.303 RT2। अब यहां से माइनस लगाएंगे और अब ये इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस log A, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, प्लस ई ए अपॉन 2.303 RT2 आ जाएगा। यहां अपन अगर इसको देखें, यहां देखें, इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं log K2 अपॉन K1। ठीक है, क्योंकि इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। log A ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, log A और log माइनस log A, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ई ए अपॉन 2.303 R। इन दोनों में से ये क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास, एक जगह तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 अपॉन T2, यहाँ क्या बचेगा, माइनस 1 अपॉन T1। यानी मैंने क्या किया, सॉरी
थोड़ा सा। यहाँ पे क्या हो गया, ये 1/T1 और यहाँ पे क्या बच गया, ये 1/T2 बच गया। इसको अपन आगे लिख लें, log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R। अगर इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, T1 T2, यहाँ पे क्या बच जाएगा, T2 माइनस T1 बच जाएगा हमारे पास। और ये जो रिलेशन है ये हमारे पास किसमें आ गया रिलेशन, ये हमारे पास किसमें रिलेशन आ गया, रेट कांस्टेंट और किसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में डायरेक्ट रिलेशन आ गया। इससे अपन ये निकाल सकते हैं कि टेम्परेचर में इंक्रीज करने पर या चेंज करने पर रेट कांस्टेंट किस तरह से चेंज होगा, और उससे अपन क्या कर सकते हैं, रेट को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हुई कुछ बात हमारी, ये तो हुई हमारी कुछ बात रेट कांस्टेंट की या रेट ऑफ रिएक्शन की टेम्परेचर डिपेंडेंस के बारे में। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके बारे में, कोलिजन थ्योरी के बारे में, कि हाउ रिएक्टेंट्स कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट्स। इसके बारे में कोलिजन थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। क्या थ्योरी है इसकी अपन बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो कोलिजन थ्योरी में अपन ये माने कि रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कोलाइड टू फॉर्म प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट मॉलिक्यूल कोलाइड होके क्या बनाएंगे, प्रोडक्ट्स बनाएंगे, है ना। लेकिन जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वो कैसे होंगे, ये थ्योरी मानती है कि दे आर हार्ड स्फीयर्स। वो क्या है, हार्ड स्फीयर्स है। और वो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल जब कोलाइड करेंगे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनेगा, और वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बाद में एनर्जी को रिलीज करके किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज द थ्योरी। Reactant molecules are hard sphere but they collide to form products. अब यहां पे एक और बात आती है कि ये जो हार्ड स्फीयर्स कोलाइड करेंगे, जब रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आर हैविंग काइनेटिक एनर्जी, तो सारे के सारे रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या करते रहेंगे, मूव करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, तो वो क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे, यानी कोलिजन्स होती रहेंगी। बट ये ऐसे कहते हैं कि नॉट ऑल द कोलिजन्स कन्वर्ट द रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट्स, यानी सारे के सारे जो कोलिजन है उनमें रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते। सिर्फ कौन से कोलिजन होंगे, इफेक्टिव कोलिजन, है ना। क्योंकि देखो कुछ कोलिजन में मॉलिक्यूल्स के पास जब एनर्जी कम है तो वो कम एनर्जी के साथ टकराएंगे, तो वो एनर्जी सफिशिएंट नहीं है उनको किसमें कन्वर्ट करने के लिए, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करने के लिए। तो इफेक्टिव कोलिजन कब होंगे, इफेक्टिव कोलिजन तब होंगे जब मॉलिक्यूल्स जो कोलाइड कर रहे हैं दे शुड पजेस द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। उनके पास क्या होनी चाहिए, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बराबर एनर्जी जिन मॉलिक्यूल्स के पास होगी तो ही क्या होगा, इफेक्टिव कोलिजन होगा। और सेकंड थिंग उनका क्या होना चाहिए, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, नहीं वो सही तरह से अरेंज होने चाहिए, टक्कर भी एक प्रॉपर डायरेक्शन में होनी चाहिए, तभी वो क्या होंगे, किसमें कन्वर्ट हो पाएंगे, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट होंगे। अदरवाइज जो कोलिजन्स होंगी ना वो इनइफेक्टिव होंगी और वो किसमें कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि द एनर्जी पजेस्ड, द एनर्जी, एक्स्ट्रा एनर्जी एब्सॉर्ब्ड बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू गेट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट्स थ्रू इफेक्टिव कोलिजन। इफेक्टिव कोलिजन से एक्टिवेशन एनर्जी रखने वाले मॉलिक्यूल्स का किसमें कन्वर्ट हो जाना, प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाना, उसको अपन क्या बोलते हैं, इफेक्टिव कोलिजन बोलेंगे। ठीक है, तो यहां देखिए हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रॉपर ओरिएंटेशन का मीनिंग। ये आपके लिए कुछ नई बात है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन का क्या मीनिंग हो गया। यहां अपन एक कन्वर्जन ले रहे हैं छोटा सा, क्या कन्वर्जन ले रहे हैं, हम कन्वर्जन ले रहे हैं ब्रोमोमीथेन, इसका कन्वर्जन किसमें, मिथाइल अल्कोहल में। ठीक है, मैंने एक यहां पे ब्रोमोमीथेन का मॉलिक्यूल ड्रॉ किया है, आपको पता है कि इसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगी, इस पे एक OH माइनस यानी इसका जो एक्वस KOH है उससे इसकी रिएक्शन कराएंगे, तो इसका जो OH नेगेटिव है ये क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ये जो न्यूक्लियोफाइल है इसके ऊपर अटैक करेगा। इस अटैक करने की दो सिचुएशन आपको दिखाई गई है, एक में ये किस डायरेक्शन से अटैक करता है, इस डायरेक्शन से फर्स्ट में,
और सेकंड में ये किस डायरेक्शन से अटैक करता है, इस डायरेक्शन से। ठीक है, तो इन दोनों में क्या फर्क है, देखो फर्स्ट डायरेक्शन में अगर ये अटैक करता है किसके ऊपर, ब्रोमीन जिस तरफ जुड़ा हुआ है उधर से अटैक करता है ये, तो क्या होगा, ब्रोमीन इज आल्सो पोजेसिंग द नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्जेस क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो कोलिजन होने वाली होगी वो कोलिजन क्या नहीं होगी, इफेक्टिव नहीं होगी, और हमें इस ओरिएंटेशन में अगर मॉलिक्यूल्स की कोलिजन होती है तो हमें कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, यानी ये जो कोलिजन होगी वो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, बिकॉज द ओरिएंटेशन ऑफ द मॉलिक्यूल्स इज नॉट प्रॉपर। ठीक है, अब अपन दूसरी बात करें, देखो अगर यही जो OH माइनस है, ये OH माइनस किस तरफ से अटैक कर रहा है इसके ऊपर, ये OH माइनस इसके ऊपर अटैक कर रहा है, कहां से, ये इस तरफ से, लेफ्ट से, यहां से अटैक कर रहा है। अटैक करने से क्या हुआ, अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज नहीं है इसको रिपेल करने के लिए, हाइड्रोजन है वो खुद भी पॉजिटिवली चार्ज है ना, तो यहां से क्या होगा, और इसका जो साइज है वो भी क्या है, छोटा है। दोनों बातें ध्यान रखनी है हमें, इसका ब्रोमीन का साइज भी क्या है, बहुत बड़ा है, इसलिए स्टेरिक हिंड्रेंस, यानी एक तरह से क्या होगा, वो कार्बन का मॉलिक्यूल जिसपे OH को अटैक करना था वो क्या हुआ, क्या हो रखा है, वो छुपा हुआ है ना, तो इसी कंडीशन में उस पर अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। तो ये स्टेरिक फैक्टर कह दें, प्रोबेबिलिटी फैक्टर कह दें, ओरिएंटेशन फैक्टर कह दें, ये इंपॉर्टेंट है, यानी अगर प्रॉपर्ली ओरिएंटेड नहीं है, अब यहाँ देखो इनका साइज क्या है, छोटा, इसलिए इस OH को कार्बन तक रीच करने के लिए इजीली स्पेस मिल जाएगा, तो ये इसके साथ मिलके क्या बनाएगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना लेगा। ठीक है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, जो क्या है हमारे पास प्रोडक्ट है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है, इफेक्टिव कोलिजन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी भी होनी चाहिए और प्रॉपर ओरिएंटेशन भी होना चाहिए। अब इस प्रॉपर ओरिएंटेशन को भी अपन किसमें शामिल कर लें, अगर अपन शामिल कर लेते हैं किसके अंदर, आर्हेनियस इक्वेशन के अंदर, तो आर्हेनियस इक्वेशन अपन ने कैसे लिखी थी, AE⁻⁻ लिखी थी। हम ये मान लेते हैं कि ये जो रिएक्शन है, एक रिएक्शन ले लेते हैं अपन, जैसे A + B और इससे मिलके क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तो जो कोलिजन होनी है ना, वो कोलिजन किसके बीच में होगी, A और B के बीच में, या इसको अपन XY लिख लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, A कोलिजन किसके बीच में, XY मॉलिक्यूल्स के बीच में, E⁻⁻ लेकिन अगर ये कोलिजन इफेक्टिव नहीं है तो वो किस में कन्वर्ट नहीं होंगे, प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होंगे, इसलिए अपन इसके साथ क्या कर लेते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं, PaXY E⁻⁻⁻ ये जो P है, इस P को अपन क्या कह देते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है ये किसको रिप्रेजेंट करेगी यहाँ पे, कि ये जो कोलिजन हो रही है वो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो आर्हेनियस इक्वेशन कैन बी मॉडिफाइड, तो कोलिजन थ्योरी में अपन ये कह सकते हैं कि एक्टिवेशन एनर्जी के साथ साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन या उसका प्रॉपर अरेंजमेंट या प्रॉपर स्पेसिंग होना जरूरी है, ताकि वो क्या हो, कोलिजन इफेक्टिव हो और प्रोडक्ट हमें इजीली मिले। ठीक है, तो ये जो दो बातें अपन ने आज करी हैं, किसके बारे में हमने बात करी, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेट कांस्टेंट, उसके कुछ बेसिक्स, टेम्परेचर कोफिशिएंट, एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मोस्ट प्रोबेबल काइनेटिक एनर्जी, एंड ग्राफिकली हमने समझा कि किस तरह से टेम्परेचर का इफेक्ट होगा रेट ऑफ द रिएक्शन के ऊपर। इसके बाद में अपन ने बात करी कोलिजन थ्योरी की, और ठीक है, तो ये जो दो बातें हैं, ये दो बातें अपन ने आज बहुत अच्छे से डिस्कस करी। आप लोग इसको एनसीईआरटी से पढ़िए, समझिए, जो भी आपके डाउट हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें, और नए वीडियोस के बारे में अपडेट रहने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, फिर हाजिर होंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।